नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कंटिन्यू करते हैं हमारी डिस्कशन जिसमें हम यूपीएससी के क्रैश कोर्स को डिस्कस कर रहे थे। क्लियर। इसमें हमने कई सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं। यदि आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो इसका जो पूरा का पूरा प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर जो कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट होगा वहाँ पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है। इसमें आपको बता दूं कुल मिला के लगभग 65 to 70 वीडियोस हैं जो कि हम कर रहे हैं, और ये आने वाले प्रीलिम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और रेलेवेंट है। ठीक है। आने वाला जो प्रीलिम्स है अक्टूबर 4 को तय किया गया है और ऑलमोस्ट तय है कि ये उसी दिन होगा भी। राइट। प्लीज़ ध्यान रखिएगा, सभी करंट अफेयर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ पर हम इकोनॉमी के सेट 11 की आपके साथ शुरुआत कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके पुराने लेक्चर्स की पीडीएफ यानी कि इकोनॉमी सेट 1, 2 से लेके 10 तक वो भी आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल के फाइल्स सेक्शन में जाकर आप उस चीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी आईक्यू की एंड्रॉयड ऐप लॉन्च हो चुकी है और इस ऐप के थ्रू आप घर बैठकर या फिर कहीं पर भी यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। इस ऐप के ऊपर कई सारे कोर्सेज उपलब्ध हैं जिसके थ्रू आपकी एग्ज़ाम्स की तैयारी और भी ज़्यादा सरल हो सकती है। इसमें कुछ कोर्सेज़ मैंने खुद तैयार किए हैं, आप देख सकते हैं। हर कोर्स की डेमो वीडियोज़ अवेलेबल हैं। डेमो वीडियोज़ को देखने के बाद ही आपको फैसला लेना है कि कौन सा कोर्स आपके लिए फ़ायदेमंद है, कौन सा कोर्स आपके लिए रेलिवेंट है। राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये वाले टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चरल पाइपलाइन, इसको लेकर मैंने पहले भी एक एक्सटेंसिव डिस्कशन की थी किसी पुरानी वीडियो में इकोनॉमी के क्रैश कोर्स में, लेकिन इसमें एक अपडेट आया है। ये अपडेट क्या आया है, और बेसिकली इसकी जो रिपोर्ट है उसका एक रिव्यू हुआ था, उसकी नई रिपोर्ट सामने आई है। राइट। तो समरी रिपोर्ट के बाद एक फाइनल रिपोर्ट आई है जिसको लेकर हम यहाँ पे बात करेंगे। पहले हमने जो कवर किया था वो था समरी रिपोर्ट। अब जो हम आपके साथ कवर कर रहे हैं वो है फाइनल रिपोर्ट। देन इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स फॉर द ईयर 2018-19, इसकी रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा। ठीक है। तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी को लेकर यूपीएससी पहले भी 2 बार सवाल पूछ चुकी है पिछले 5 साल के अंदर अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फाइनली सबसे बड़ा इवेंट जो इस बार हुआ है दैट इज़ दी अनाउंसमेंट ऑफ आत्मनिर्भर भारत। राइट। इसको लेके बहुत सारी अनाउंसमेंट्स, बहुत सारी चीज़ें हो भी रही हैं, लेकिन ये टॉपिक जो है मैं आपको बता दूं प्रीलिम्स के लिए कम इम्पॉर्टेंट है, मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसके ऊपर आप एक अलग से एस्से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। खैर वो एक अलग डिस्कशन है, वो हम मेंस के टाइम पे देखेंगे। यहाँ पर ये प्रीलिम्स के लिए उतना रेलेवेंट फ़िलहाल नहीं है क्योंकि ये एक बेसिकली स्लोगन है। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स इज़ रिलीज्ड बाय। एक सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड बैंक, यूएन, WEF, OECD। सही जवाब है WEF। ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जो है WEF के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। इसकी खासियत क्या है? अब रिसेंटली दी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज दी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 एंड इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन। इसका मतलब क्या है आपको समझना है। एनर्जी ट्रांजिशन, ठीक है, कि आपका ट्रांजिशन किस तरीके से हो रहा है। ऑब्वियसली काफ़ी सिंपल तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो ट्रांजिशन है वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से आपको रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ मूव करना है। राइट। सबसे पहला तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ जो एनर्जी है वो सस्टेनेबल होनी चाहिए, यानी कि उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी। जब हम नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल की तरफ जा रहे हैं तो क्वालिटी को सस्टेन कर रहे हैं, बट वो क्वांटिटी वाइज भी सस्टेनेबल होनी चाहिए, यानी कि वो हर इंसान के पास अवेलेबल होनी चाहिए। इसका कहने का मतलब क्या है कि वो एक्सेसिबल होनी चाहिए। ठीक है। एंड देन नॉट ओनली एक्सेसिबल, क्वांटिटी क्वालिटी तो है ही, एट द सेम टाइम वो क्लीन एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है। एंड देन फाइनली ये भी है कि उस पर्टिकुलर एनर्जी से आप वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं समाज के लिए, गवर्नमेंट के लिए, लोगों के लिए, बिजनेसेस के लिए, हर तरह के लिए। एक बहुत ही वाइड इंडेक्स है ये। राइट। इसका मतलब क्या है? एक इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन किसे कह सकते हैं? इट इज़ अ टाइमली ट्रांजिशन टूवर्ड्स अ मोर इंक्लूसिव,
सस्टेनेबल, अफोर्डेबल एंड सिक्योर एनर्जी सिस्टम। सो आपकी इंक्लूसिव भी होनी चाहिए, सस्टेनेबल भी होनी चाहिए, अफोर्डेबल भी होनी चाहिए और सिक्योर भी होनी चाहिए। इस तरीके से कि जो एनर्जी के साथ जुड़े हुए जो भी चुनौतियां हैं उन सभी का जवाब आपको मिल जाए, प्लस यू आर क्रिएटिंग वैल्यू फॉर द बिजनेसेस एंड द सोसाइटी विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द बैलेंस ऑफ द एनर्जी ट्रायंगल। ठीक है, इसमें कौन से मेट्रिक्स आते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। ये एक कॉम्पोजिट स्कोर आता है 40 इंडिकेटर्स का। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है, 40 इंडिकेटर्स आते हैं और विच बेंचमार्क्स 115 कंट्रीज। ये नंबर ज़रूर याद रखिएगा, आपको 115 याद नहीं रखना, आपको इतना याद रखना है कि इसमें सभी कंट्रीज़ की बेंचमार्किंग नहीं होती। अक्सर आपको सवाल ऐसे आता है कि इसमें सभी यूएन मेंबर्स की बेंचमार्किंग होती है। जी नहीं, केवल कुछ सिलेक्टेड कंट्रीज़ हैं जिसमें 115 कंट्रीज़ की यहाँ पे बेंचमार्किंग की जाती है। उसमें भी उनकी स्पीड, ठीक है, क्या उनका पेस है, और उनकी डायरेक्शन, क्या उनका रुख है, इन दोनों चीज़ों को लेके यहाँ पर बेंचमार्किंग की जाती है। स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ देयर एनर्जी ट्रांजिशन एंड आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इम्प्रूवमेंट, इन दो चीज़ों के ऊपर ध्यान रखता है। ठीक है, 40 इंडिकेटर्स के थ्रू ये आपका इंडेक्स बेसिकली फाइनली आपकी रैंकिंग निकालता है। सो ये एक फैक्ट बेस्ड रैंकिंग है इंटेंडेड टू एनेबल पॉलिसी मेकर्स एंड बिजनेसेस टू प्लॉट द कोर्स फॉर अ सक्सेसफुल एनर्जी ट्रांजिशन। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं चाहता हूँ कि आपको याद रहे, दैट इज़ दिस वन। ठीक है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन इनिशिएटिव है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा चलाया जाने वाला एक पहल थी फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन, उसी का एक हिस्सा है ETI, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, उसी का एक छोटा सा हिस्सा है। ठीक है, एक दूसरी चीज़ जो आपको समझनी होगी कि पहले ETI का नाम हुआ करता था एनर्जी आर्किटेक्चर परफॉर्मेंस इंडेक्स, और ये सीरीज़ चलाई गई थी 2013 से लेके 2017 तक। लेकिन अब जो है सीरीज़ का नाम चेंज कर दिया गया है, 2018 से इसका नाम रख दिया गया है ETI। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये वाला पार्ट है, फिर आपका ये वाला पार्ट आता है कि ये फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन इनिशिएटिव का हिस्सा है, WEF के द्वारा चलाया जाता है। इस सीरीज़ का नाम पहले कुछ और था, इसमें 40 इंडिकेटर्स हैं, 115 देश आते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं फाइनली जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है रैंकिंग है। सो रैंकिंग में टॉप 10 कंट्रीज़ में मोस्टली सभी की सभी यूरोपियन कंट्रीज़ आती हैं, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, ऑस्ट्रिया, UK, फ्रांस, नीदरलैंड्स, आइसलैंड, ऑलमोस्ट सभी की सभी कंट्रीज़ यहाँ पे यूरोप की आती हैं। इसमें अगर हम बात करें, इंडिया नंबर 74 पे है, चाइना इंडिया से नीचे है नंबर 78 पे। कहने का मतलब इंडिया की सिचुएशन यहाँ पे चाइना से बेहतर है व्हेन इट कम्स टू एनर्जी ट्रांजिशन। ठीक है, इसके अलावा ये कुछ और फिगर्स हैं इस ETI की, इसमें आपको सब कुछ याद नहीं करना, लेकिन एक आइडिया होना चाहिए। 55.1% ग्लोबल एवरेज ETI स्कोर इन 2020, इसमें इम्प्रूवमेंट आया है ऑफ 2 परसेंटेज पॉइंट्स सिंस 2015। 2015 के हिसाब से अगर आप एवरेज औसतन ETI स्कोर देखेंगे तो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट आया है। सो दिस इज़ गुड फॉर द वर्ल्ड इकॉनमी। इसके अलावा 94 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिन्होंने अपने ETI स्कोर में इम्प्रूवमेंट देखी है 2015 से। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर आपकी 70% जनसंख्या जहाँ पे फॉर्म होती है पूरी दुनिया की, ठीक है, उन कंट्रीज़ में आपका ETI स्कोर इंप्रूव हुआ है। 11 कंट्रीज़ हैव मेड स्टडी प्रोग्रेस ईच ईयर सिंस 2015। ये बेसिकली कुछ पॉजिटिव फिगर्स हैं, कुछ पॉजिटिव फिगर्स हैं जो बताती हैं कि जी हाँ, हम वाकई में इंप्रूव कर रहे हैं व्हेन इट कम्स टू एनर्जी ट्रांजिशन। ठीक है, इसके अलावा की फिगर्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। चलिए, ये था एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स के बारे में। अब बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, जहाँ पर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के बारे में हम बात करेंगे, NIP। इसको लेकर मैंने पहले भी बात की थी। बिफोर आई सी दिस क्वेश्चन, मैं आपको बताना चाहूँगा कि असल में इसकी जो समरी रिपोर्ट थी, ठीक है, दोबारा से सुन लीजिए, इसकी जो समरी रिपोर्ट थी ये दिसंबर 31, 2019 को ही रिलीज़ की जा चुकी थी। समरी रिपोर्ट में कुछ करेक्शंस की गई, कुछ मॉडिफिकेशंस की गई, और उसके बाद फाइनली ये चर्चा में इसलिए आया क्योंकि फाइनल रिपोर्ट पेश की गई है। सो फाइनल रिपोर्ट 29 अप्रैल 2020 को पेश की गई और समरी रिपोर्ट ऑलरेडी पेश कर दी गई थी। ठीक है, फाइनल रिपोर्ट हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइनल रिपोर्ट में क्या कहा गया है ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग द NIP? The final report of NIP task force is projecting total infrastructure investment of rupees 11 lakh crore during the period फाइनेंशियल ईयर 2020 से लेके 2025। सबसे पहले तो जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है उसका जो पीरियड है वो यही है, ये सही है ये पार्ट। लेकिन क्या ये इन्वेस्टमेंट 11 लाख करोड़ की प्रोजेक्ट कर रहा है?
ये दो वजह से गलत है। सबसे पहला इसकी जो वजह है वो इसलिए गलत है क्योंकि अगर आपको समरी रिपोर्ट के बारे में याद हो, वहाँ पर 100 लाख करोड़ की तो हमने बात ऑलरेडी की थी। जब ऑलरेडी 100 लाख करोड़ की बात हो चुकी है तो यहाँ पर कम करके ये 11 लाख करोड़ पे कैसे ला सकता है, ठीक है। सो ऑब्वियसली इस वजह से ये गलत है। दूसरी वजह जिसकी वजह से गलत है, तो इसका जो सही जवाब है वो 111 लाख करोड़ है, ना कि 11 लाख करोड़, जिसकी वजह से ये वाला स्टेटमेंट आपका यहाँ पे गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट, इट इंक्लूड्स ओनली ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स। जी नहीं, इसमें ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड दोनों तरह के प्रोजेक्ट्स जो है वो इंक्लूड किए जाते हैं। हेंस यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो गया। 1 and 2 बोथ आर रॉन्ग, सो नीदर 1 नॉर 2 आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है जी। ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और चीज़, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का मतलब क्या है, इसमें काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हैं। सो वैसे इसका नाम पाइपलाइन रखा गया है, बट ये कोई पाइपलाइन नहीं है। मतलब जिस तरीके से जो ऑयल पाइपलाइंस होती हैं या फिर गैस पाइपलाइंस होती हैं, ये वैसी कोई पाइपलाइन नहीं है। ये बेसिकली क्या है, ये एक तरीके का रोड मैप बनाया गया है आपके लिए कि पूरे इंडिया में हमें इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। उसके लिए हम एक, आप कह सकते हैं, मैप बनाया गया है, एक रोड मैप बनाया गया है टू टेल कि कितना पैसा चाहिए होगा, किस सेक्टर में चाहिए होगा, किस तरीके से लगाना होगा। ये है, आप कह सकते हैं, टू पुट इट मोर सिंपली, एक ब्लूप्रिंट है ये हमारे इंडियन इकोनॉमी के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। समझ गए? सो इसको लेके बात करते हैं। द टास्क फोर्स ऑन NIP, इसने अपनी फाइनल रिपोर्ट को सबमिट किया फॉर फाइनेंशियल ईयर 2019-2020-25 टू द यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स श्रीमती निर्मला सीतारमन जी को इन्होंने सबमिट किया। ऑलरेडी जो समरी रिपोर्ट थी सबमिट की जा चुकी थी और ये फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा रिलीज़ भी की जा चुकी थी ऑन December 31, 2019, ठीक है। सो लॉकडाउन के चलते इन्होंने दूसरी रिपोर्ट को सबमिट किया। टास्क फोर्स हैज़ फोरकास्ट एन इन्वेस्टमेंट नीड ऑफ ₹111 लाख करोड़ ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। आने वाले 5 साल के लिए इन्होंने 111 लाख करोड़ की प्रोजेक्शन बताई है कि इतना निवेश हमें चाहिए होगा, सो दैट हम भारत में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बना सकें और इकोनॉमिक ग्रोथ को ड्राइव कर सकें। और फाइनल रिपोर्ट जो थी उसमें 100 लाख करोड़ था, ठीक है। लेकिन कुछ एडिशनल डेटा प्रोवाइड किया गया है यहाँ पर केंद्रीय मंत्रालयों के द्वारा, राज्य सरकारों के द्वारा, जिसकी वजह से यहाँ पर हमने इस फिगर को मॉडिफाई किया। 100 लाख करोड़ से इसको चेंज करके 111 लाख करोड़ कर दिया है। फाइनल रिपोर्ट आइडेंटिफाइज एंड हाईलाइट्स रीसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रेंड्स इन इंडिया एज वेल एज ग्लोबल इन ऑल सेक्टर्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट आपको नंबर याद रखना है, 100 लाख करोड़ से रिवाइज करके 111 लाख करोड़ इसको कर दिया गया है। एट द सेम टाइम अगर आप देखें, इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट जो चीज़ें दी गई हैं, आउट ऑफ द टोटल एक्सपेक्टेड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ ₹111 लाख करोड़, इसमें 40% ऑफ NIP प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनकी वर्थ 44 लाख करोड़ है, 44 लाख करोड़, जो कि ऑलरेडी अंडर इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है। यानी कि इनका ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है, ये इन प्रोसेस हैं। 33 लाख करोड़, 33 लाख करोड़ यानी कि 30% ऑफ NIP प्रोजेक्ट्स ये कॉन्सेप्चुअल स्टेज में हैं। इनका अभी कॉन्सेप्ट तैयार कर दिया गया है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है। 22 लाख करोड़ यानी कि 20% ऑफ NIP ये ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अंडर डेवलपमेंट हैं, ठीक है। सो ये 3 तरह के प्रोजेक्ट्स की बात ऑलरेडी इन्होंने की है। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि अगर आपको NIP को सक्सेसफुल होना है, सो यहाँ पर हमें 3 तरह की कमिटीज़ भी चाहिए। 3 कमिटीज़ शुड बी सेट अप। व्हाट आर दोज 3 कमिटीज़? पहली कमेटी ऐसी कमेटी होगी जो कि निगरानी रखेगी NIP के प्रोग्रेस के ऊपर एंड यहाँ पर जो डिलेज़ हैं उनको भी कम करेगी। दूसरी कमेटी एक स्टीयरिंग कमेटी होगी इन ईच इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्री लेवल फॉर फॉलोइंग अप द इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, कि कितना यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है, किस लेवल पर है प्रोजेक्ट, इन सब चीज़ों का यहाँ पे निगरानी रखेगी। एंड तीसरी स्टीयरिंग कमेटी इन DEA सेपरेटली, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है। यहाँ पर एक स्टीयरिंग कमेटी बनाई जाएगी फॉर रेजिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर दी NIP। आप कह सकते हैं एक तरीके से नोडल कमेटी कह सकते हैं इस चीज़ को, क्योंकि ये फाइनेंशियल रिसोर्सेज को रेज करने में हेल्प करेगी, ठीक है। सो ये 3 तरह की समितियाँ बनाई जानी चाहिए जो कि इस NIP को मेनली ड्राइव करेंगी। एंड फाइनली अगर हम NIP के बारे में कुछ बेसिक की बात करें,
सो NIP काफ़ी सिंपल है, एज यू कैन सी। बेसिकली ये क्या है, NIP का मतलब क्या है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों बनाना चाहते हैं, किसी भी देश को इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत क्यों पड़ती है। सो काफ़ी सिंपल है। ऑब्वियसली हमें रोज़गार क्रिएट करना है, हमें ईज़ ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करना है, हमें वी वांट टू प्रोवाइड इक्विटेबल एक्सेस टू इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ऑल एंड वी वांट टू मेक ग्रोथ मच मोर इंक्लूसिव। ठीक है, तो हमारे 5 ईयर प्लान्स का भी ऑब्जेक्टिव यही हुआ करता था। हालांकि अब 5 ईयर प्लान्स नहीं चलते, अब नीति आयोग के 15 ईयर एक्शन प्लान चलते हैं, बट स्टिल एजेंडा हमारा वही है कि वी वांट कि हमारा जो विकास है वो ज़्यादा इंक्लूसिव हो, ज़्यादा सभी लोगों को इंक्लूड करे, ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, एवरीबडी शुड बी इंक्लूडेड। सेकेंड पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, NIP को लेके मेंस में क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर आपको बताना है और इंक्लूड करना है कि इसमें केवल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अवेलेबल नहीं हैं, इसमें सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी अवेलेबल हैं। कहने का मतलब इकोनॉमिक और सोशल में डिफरेंस कैसे होता है। इकोनॉमिक जैसे आपने रेलवे बना दिया, आपने एयरपोर्ट बना दिया, ठीक है, ये इकोनॉमिक हुआ। सोशल मतलब आपने स्कूल बना दिया, आपने अस्पताल बना दिया, आपने सोसाइटीज़ के अंदर पार्क बना दिए, ठीक है, ये सब चीज़ें सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में आते हैं। आपने हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बनाए तो ये सब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा माने जाते हैं। सो नॉट जस्ट इकोनॉमिक बट इवन सोशल इज इंक्लूडेड ओवर हियर। थर्ड पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि इसमें ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड दोनों हैं। ठीक है, ग्रीन फील्ड यानी कि कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि शुरुआत से बनाए जाएंगे, कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी चल रहे हैं, उनको पूरा किया जाएगा। ठीक है, एंड अगर मान लीजिए ये सक्सेसफुल हो पाता है तो हमारा जो सपना है यहाँ पे GDP को 5 ट्रिलियन बनाने का बाय 2024-2025 वो भी पूरा हो जाएगा। फाइनली ये आपका फोर्थ पॉइंट हुआ और फाइनली ये आपका फिफ्थ पॉइंट, दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या हुआ कि इसमें जो कंट्रीब्यूशन है, ध्यान रखिएगा, ये एक PPP मोड पे आपकी पाइपलाइन लाई जा रही है, यानी कि केंद्र और राज्यों का इक्वल शेयर है इम्प्लीमेंटेशन में। इसके अलावा यहाँ पे निजी क्षेत्र का भी योगदान है अराउंड 21%। सो ध्यान देने वाली बात यह है, पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन मोड पे ये बनाया जाएगा। ठीक है, ये 5 इसके विशेष पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं। एज इट इज़ क्वेश्चन आ सकता है मेंस में, और इनफैक्ट आएगा भी, 100% कह सकता हूँ कि NIP के ऊपर क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की एक क्वेश्चन के थ्रू। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। दोबारा से रिमाइंड करवा दूं, 2017 और 2018 दोनों साल में UPSC ने BEE के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है। BEE इज़ नीदर अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉर अ स्टैट्यूटरी बॉडी। सो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो गया बिकॉज ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, BEE कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ये भी गलत। इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ठीक है, सो 1 and 2 बोथ आर रॉन्ग। आपका सही जवाब हो जाएगा नीदर 1 नॉट 2। किस स्टैट्यूट के तहत, किस अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई थी, उसकी चर्चा अभी हम आगे जाके करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस रिपोर्ट की जो कि BEE के द्वारा रिलीज़ की गई है, इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स फॉर द ईयर 2018-19। यहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट चीज़ समझनी होगी, दैट इज़ एनर्जी इंटेंसिटी। ठीक है, एनर्जी इंटेंसिटी को लेके इसने काफ़ी इंपॉर्टेंट बात की है, वो क्या है वो समझते हैं। सो इसकी फाइंडिंग्स क्या हैं, इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं। विद द टोटल एनर्जी कंजम्पशन ऑफ 553.9 मिलियन टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट इन 2017-18, इंडिया स्टूड द थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर आफ्टर USA एंड चाइना। सो सबसे ऊपर आता है USA, दूसरे नंबर पर कंज्यूमर आता है चाइना, और तीसरे नंबर पर आता है हमारा भारत। इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन, इंडिया रैंक्स हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, ग्रोथ रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन यानी कि अगर हम बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कितना ग्रोथ रेट हो रहा है एनर्जी कंजम्पशन का, उस केस में इंडिया हाईएस्ट आता है। ठीक है, सो ग्रोथ रेट का मतलब ये भी है कि परसेंटेज चेंज क्या है, कि हर साल बर साल आपका परसेंटेज चेंज कितना हो रहा है, उस केस में इंडिया टॉप पर आता है। नाउ दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको आपको याद रखना है। वेरियस एनर्जी एफिशिएंसी स्कीम्स हैं, कई सारी एनर्जी एफिशिएंसी स्कीम्स हैं, चलाई जा रही हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्ट्रीट लाइट प्रोग्राम, इसके बाद कुछ और भी हैं विच आई एम नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ, बट कई सारी स्कीम्स हैं जो चलाई जा रही हैं LEDs को प्रमोट करने के लिए, एनर्जी एफिशिएंसी को प्रमोट करने के लिए, जिसकी वजह से हमारी एनर्जी इंटेंसिटी कम हो गई है। ये सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर आता है एनर्जी इंटेंसिटी का। हमारी एनर्जी इंटेंसिटी हमारी बेसिकली 20% से कम हो गई है फ्रॉम 2005 लेवल्स। एनर्जी इंटेंसिटी क्या है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ GDP। यानी कि मान लीजिए 2005 में हमें 1 यूनिट ऑफ GDP प्रोड्यूस करने के लिए 10 एनर्जी के यूनिट्स लगते थे। ठीक है, 1 GDP प्रोड्यूस करने के लिए हमें लगता है 10 एनर्जी के यूनिट्स। अगर
आज की डेट में हमारी इम्प्रूवमेंट हुई है एनर्जी इंटेंसिटी में। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि हमें केवल 8 एनर्जी यूनिट्स लग रहे हैं टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ जीडीपी। सो ये इम्प्रूवमेंट आई है विद रिस्पेक्ट टू द एनर्जी इंटेंसिटी फ्रॉम 2005 लेवल्स। दिस इज़ द स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट विच इंडिया हैज़ शोन। यहाँ पर हम बात करें बीईई के बारे में। सो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर काम करती है और एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के अधिनियम के तहत इसको स्थापित किया गया था। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टू रिड्यूस द एनर्जी इंटेंसिटी ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, इसको कंफ्यूज नहीं करना। हम चाहते हैं कि हमारी एनर्जी कंजम्पशन बढ़े लेकिन एनर्जी इंटेंसिटी कम हो। इसका मतलब क्या है कि अगर हम चाहते हैं एनर्जी कंजम्पशन बढ़े बट इंटेंसिटी कम हो, कि हम क्लीन एनर्जी पर रिलाई करें, हम अच्छी साफ एनर्जी पर रिलाई करें। ठीक है, एंड एनर्जी शुड बी अवेलेबल टू ऑल, इट शुड बी अफोर्डेबल टू ऑल, इट शुड बी एक्सेसिबल टू ऑल। दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द बीईई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक, आत्मनिर्भर भारत। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए। इनफैक्ट एसए के लिए भी टॉपिक आपको पूछा जा सकता है। इनफैक्ट जो आपके ऑप्शनल्स हैं, जिनके ऑप्शनल्स यहाँ पे इकोनॉमी है, पॉलिटिकल साइंस है, इवन ज्योग्राफी है, वहाँ पर भी इसके ऊपर सवाल आ सकता है। सो आपको मालूम होगा ये ड्यूरिंग द कोरोना वायरस पैंडेमिक, जब लॉकडाउन चल रहा था, उस टाइम पर 12 मई 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने इकोनॉमिक पैकेज अनाउंस किया था। ठीक है, इकोनॉमिक पैकेज की जो टोटल अमाउंट थी 20 लाख करोड़ थी। इसके पहले भी छोटे छोटे पैकेजेस अनाउंस किए गए थे, लेकिन 20 लाख करोड़ का यहाँ पर एक कंप्लीट पैकेज अनाउंस किया गया था, जिसमें हमारी जो थीम थी, हमारा विषय था, वो था सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है आत्मनिर्भरता। ठीक है, लेकिन इस आत्मनिर्भरता के कई सारे बिंदु हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं। सो यहाँ पर जो आत्मनिर्भर का मतलब है ये काफ़ी अलग है एज़ कम्पेयर टू इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। सो आपको ध्यान होगा कि अगर हम बात करते हैं 1990s के पहले की, इंडिया बेसिकली 1990s के बाद तो आपको मालूम है हमने बड़े रिफॉर्म्स लिए, एलपीजी रिफॉर्म्स हमने लिए थे। एलपीजी रिफॉर्म्स के पहले जो हमारी पॉलिसीज़ चलती थी, इट वाज मोस्टली कि हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पर रिलाई करते थे, कि हम जो है आयात को कम करना चाहते हैं और आयात को सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन जब मोदी जी ने इसकी अनाउंसमेंट की तो उन्होंने साफ साफ कहा दैट इंडिया सेल्फ रिलायंस डज नॉट एडवोकेट सेल्फ सेंट्रिक इन अरेंजमेंट्स। ठीक है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट इन्होंने कहा इट इज़ इनग्रेन्ड इन द हैप्पीनेस, कोऑपरेशन एंड पीस ऑफ द वर्ल्ड, कि हम यहाँ पर पूरे वर्ल्ड की कोऑपरेशन और पीस की बात कर रहे हैं, केवल इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट उन्होंने क्लियरली बोला, क्लियरली स्पेसिफाई किया कि अगर आप लोग ऐसा समझ रहे हैं कि सेल्फ रिलायंस का मतलब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है, तो नहीं, क्योंकि ही वेरी क्लियरली अंडरस्टैंड्स कि आज का जो वर्ल्ड है वो एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है। करेक्ट, जो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है इसमें आइसोलेशन करना इज़ नियरली इम्पॉसिबल। ठीक है, हर चीज़ दूसरी चीज़ पे डिपेंडेंट है, हर देश दूसरे देश पे डिपेंडेंट है, जुड़ा हुआ है। सो इट वाज वेरी क्लियरली स्टेटेड, इसका मतलब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं है। ऐसा सवाल आपको पीटी में आ सकता है, वो पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आत्मनिर्भर भारत, इट इम्प्लाइज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका फिर मतलब क्या है, इसके एलिमेंट्स क्या है, इसके सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या हैं। तो सबसे पहले इसका मतलब ये आता है कि देयर शुड बी एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द पोस्ट कोविड-19 ग्लोबल सप्लाई चेन्स, सोशो इकोनॉमिक रेजिलियंस, डिसेंट्रलाइज्ड लोकलिज्म थ्रू लोकल ब्रांड्स एंड डेवलपिंग अ सिस्टम ऑफ सोशल ट्रस्ट। ये चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हैं। इनफैक्ट गवर्नमेंट भी इन पे धीरे धीरे काम कर रही है, इन चीज़ों को धीरे धीरे खोल रही है, ओपन कर रही है, इनके मतलब क्या है। राइट, यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या था, कि हम हाई टैरिफ्स लगा रहे थे, हम बहुत ज़्यादा शुल्क लगा रहे थे आयात के ऊपर। ठीक है, और हम यहाँ पर फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार को डिस्करेज कर रहे थे। लेकिन आत्मनिर्भर भारत बेसिकली ऐसे रिफॉर्म्स, ऐसे सुधार लाना चाहता है जिससे हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को इंक्लूड करें, इनफैक्ट इम्प्रूव करें, और इनफैक्ट हम चाहते हैं कि विदेशी कंपनियां भारत में आके अपने ऑफिसेस को स्थापित करें। ठीक है, द इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मॉडल एडवोकेटेड अ सेंट्रलाइज्ड टॉप डाउन अप्रोच। तो ये एक केंद्रीकृत अप्रोच थी। ठीक है, लेकिन जो आपकी आत्मनिर्भर भारत की अप्रोच है ये एक विकेंद्रीकृत अप्रोच है। एट द सेम टाइम ये हमारे भारत के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं और जो इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप है,
इसको एक तरीके से फ्री करना चाहती है सो दैट ये आविष्कार कर सके और यहाँ पर ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, जो आप कह सकते हैं लाल फीताशाही या फिर रेड टेपिज्म है, उससे अपने आप को बचा सके, उससे अपने आप को दूर कर सके। सो एज आई टोल्ड यू, ये पॉइंट्स काफ़ी वाइड ओपन है। अभी फ़िलहाल क्लैरिफिकेशन एग्जैक्टली हर सेक्टर को लेकर नहीं है कि भारत क्या करने वाला है अपनी अर्थव्यवस्था को लेकर, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू आत्मनिर्भरता। लेकिन धीरे धीरे इन पॉइंट्स की क्लैरिटी आ जाएगी, जैसे जैसे आएगी हम आपके सामने उसको पेश करते रहेंगे। ऑल्सो आपको बताना चाहूँगा कि आत्मनिर्भर भारत को लेकर स्टडी IQ प्लेटफॉर्म पर कई सारी वीडियोज़ उपलब्ध हैं, ज़रूर जाके देखिएगा फॉर बेटर क्लैरिफिकेशन। विद दैट आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।